हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज आगे का टॉपिक करते हैं। यहाँ पर इसी टॉपिक पे बेस्ड आपके पास एक्सरसाइज 7.2 है, तो पहले टॉपिक समझते हैं फिर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो 7.2 टॉपिक है आपके पास मेजरिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिवली। There are two main ways of estimating the probability of an event objectively। दो तरीके हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। वो फर्स्ट मेथड है आपके पास यूजिंग एविडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, सेकेंड मेथड इज यूजिंग थ्योरेटिकल मेथड। यहाँ पर है एक्सपीरियंस से जो भी आपने जो एविडेंस है उनका यूज़ करना। जैसे दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा आइदर बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स और बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रॉम पास्ट ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस मेथड में आप क्या करते हो, आप जो डेटा को कलेक्ट करते हो या तो आप एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स करते रहते हो, मतलब बार बार करते रहते हो और उससे एक डेटा को कलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसे बार बार आप टॉस कर रहे हो और उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो कि जब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आया या टेल, सेकेंड टाइम में क्या आया, थर्ड टाइम में क्या आया। तो ये क्या है, आप एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो और उससे एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। या फिर आप स्टैटिस्टिकल डेटा भी ले सकते हो अपने पास्ट ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। ठीक है, इन बोथ केसेस द प्रोबेबिलिटी इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलेटिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट बेस्ड ऑन द कलेक्टेड एविडेंस। तो इन दोनों ही केसेस में जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, एस्टिमेट करोगे, वो कैसे निकालोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी। मान लो आपने 10 टाइम्स कॉइन्स को टॉस किया और उसमें आपके पास 7 टाइम्स हेड आया और 3 टाइम्स टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी जो हेड की है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू टेल में। तो ये आपने कुछ भी नहीं किया, जो डेटा आपने कलेक्ट किया था ना उसके बेस्ड पे, कलेक्टेड जो एविडेंस थे उसके बेस्ड पे आपने क्या किया, एक एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी निकाल दी। इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग थ्योरेटिकल मेथड। इसमें क्या है, दिस अप्रोच एज्यूम दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली व्हेन देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट एनी वन आउटकम इज मोर लाइकली देन अनदर। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक आउटकम जो है वो ज़्यादा चांसेस है आने के और दूसरे के कम चांसेस हैं आने के। जैसे आपको याद होगा हमने ग्रीन एंड पर्पल कार्ड वाला क्वेश्चन ऊपर टॉपिक समझा था। अगर उसमें पर्पल कार्ड ज़्यादा है और ग्रीन कार्ड कम है तो ज़्यादा चांसेस पर्पल कार्ड आने के हैं, है ना। तो वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो उस पर 6 नंबर है तो सबके इक्वल चांसेस हैं आने के। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके चांसेस ज़्यादा हों एज कंपेरिजन टू अदर। ठीक है। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज देन डिटरमाइंड बाय रीजनिंग अबाउट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन द रिलेशन टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। वी कॉल दिस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, मान लो मैंने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया तो मेरे पास 6 टाइम्स हेड आया और 4 टाइम्स टेल आया, तो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड मेरे पास 6 टाइम्स आया था तो 6, और जो टोटल आउटकम्स थे वो मेरे पास 10 थे, तो 6/10 जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, तो हम इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पर मुझे पता है कि हेड और टेल आने के चांसेस दोनों के इक्वल थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हेड के चांसेस ज़्यादा थे और टेल के कम थे, है ना। वो तो बाई चांस वाली बात है कि हेड 6 टाइम आ गया और टेल 4 टाइम्स आ गया। क्लियर। चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर 7.2.1 टॉपिक में आपसे कह रहा है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी परफॉर्मिंग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। अब आपको यहाँ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो अभी आप एक फर्स्ट मेथड यहाँ पर करके आए हो, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है, देन आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा। Another way of obtaining objectives estimate for probability is to perform an experiment. In an experiment, the event is the result of the experiment and is called an outcome. कह रहे एक और तरीका जो आप निकाल रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट करो उससे निकलेगी। जैसे एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो भी रिजल्ट आया हम उसे इवेंट बोलते हैं और नॉर्मली हम उसे आउटकम बोलते हैं, इज कॉल्ड एन आउटकम। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसमें पॉसिबल आउटकम हेड और टेल है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया, लेकिन उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या है, हेड और टेल है। तो ये इसके सैम्पल स्पेस बन जाएंगे, हेड टेल।
क्लियर। द सैम्पल स्पेस में बी लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एज शोन बिलो। अब आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको सैम्पल स्पेस, पॉसिबल आउटकम और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं, वो यहाँ देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड, आपने कॉइन को टॉस्ट किया, तो पॉसिबल आउटकम से आपके पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस आप कैसे लिखोगे, एच कॉमा टी और इसे ब्रैकेट में लिखोगे। सिमिलरली दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने किया, अ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को रोल किया, तो पॉसिबल आउटकम क्या है उसमें, जो 6 नंबर है वो उनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका सैम्पल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, बट एक ब्रैकेट में आप इसे लिखोगे। क्लियर। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप इसे अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हो कि आपके पास फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है। तो आपसे कह रहे हैं सपोज यू रोल अ डाइस 50 टाइम्स, आपने एक डाइस को 50 टाइम्स थ्रो किया एंड इट लैंड ऑन 4 एग्जैक्टली 8 टाइम्स। 50 टाइम्स में से सिर्फ 8 टाइम्स जो है ना वो 4 आया, तो बाकी के जो 42 टाइम्स है उसमें कोई और नंबर आया होगा। ना वो आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 4 कितनी बार आया। तो 8 टाइम्स आया और डिवाइडेड बाय टोटल, देखो नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार 8 आया, 4 आया था, 8 टाइम्स आया था, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब आपने वो एक्टिविटी कितनी बार की, वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, तो 50 टाइम्स की। डिवाइड कर दिया 0.16 या फिर 16% आपका आंसर आ गया। याद होगा हमने जाना था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। अगर आपकी नेगेटिव या 1 से बड़ी आती है तो कहीं ना कहीं आपने वो क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वी ऑल्सो से दैट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग अ 4 इज 8/50 इज इक्वल टू 0.16। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये मुझे बता रहा है फ्रीक्वेंसी के मतलब होता है कोई भी एक चीज़ कितनी बार आ रही है, कितनी बार अकरेंस है उसकी। तो यहाँ 8 टाइम्स आया था 4, तो हम इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ relative frequency help you understand probability based on actual data rather than theoretical prediction। तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आप कैसे निकाल रहे हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको मदद करती है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है वो आप एक्चुअल डेटा से निकाल रहे हो, कोई थियोरेटिकल नॉलेज या फिर कोई थियोरेटिकल प्रिडिक्शन यहाँ नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर डाइस को 50 टाइम्स रोल किया है, उसके बाद ही आपको पता चला कि 4 8 टाइम्स आया, तो आपने यहाँ पर एक्चुअल डेटा लिया है। ठीक है, इट इज़ स्पेशली यूजफुल इन स्टैटिस्टिक, ये स्टैटिस्टिक और डाटा एनालिसिस में यूज़ होती है। व्हेन यू आर वर्किंग विद एब्जॉर्ब आउटकम्स, जब आप आउटकम्स के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप एक्चुअल डेटा निकाल रहे हो, आप वहाँ पर वो एक्टिविटी परफॉर्म करके देख रहे हो। क्लियर हो गया। चलिए, अब आ गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सेकंड टॉपिक जो है, फर्स्ट वाला हमारा हो गया एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सेकंड टॉपिक इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, theoretical probability studied the likelihood of an event happening based on all possible outcome being equally likely. It is what we expect to happen in an ideal, perfectly fair situation. In this scenario, no experiment or data is required. Theoretical probability is usually denoted as P event or P outcome. कह रहे जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है इसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई डेटा आपको नहीं चाहिए इसके अंदर। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको फॉर्मूले में पुट करके सिर्फ आंसर निकालना है। यहाँ पर आप क्या करते हो, एक सिचुएशन को एज्यूम कर लेते हो कि ये सिचुएशन है, बट याद रखना वो एक परफेक्टली फेयर सिचुएशन होनी चाहिए, कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, पॉसिबल ही नहीं, और आप उसको सोच रहे हो। ठीक है, और इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके जो चांसेस होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं, सब इक्वल चांसेस होते हैं उनके आने के, ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर ज़्यादा आ सकता है, कोई एक नंबर कम आ सकता है। तो अगर आपको थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ज़्यादातर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के भी आ सकते हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, बस यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कर दिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ यू रोल आ स्टैंडर्ड 6-sided डाइस, वट इज़ द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। देखो यहाँ पर आपको कुछ परफॉर्म नहीं करना है, कोई डाइस को रोल करके नहीं देखना। कह रहा है अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आएगा। तो 4 सिर्फ एक ही बार लिखा है उसके ऊपर, तो उसके आने के एक ही चांस है, एक ही बार आ सकता है ना। और टोटल उस पर 6 नंबर लिखे हैं तो 1/6। फेवरेबल आउटकम में कई बार बच्चे 4 ही लिखे आते हैं, नहीं,
फेवरेबल आउटकम मतलब वो कितनी बार आ सकता है, तो जब आप एक बार रोल कर रहे हो तो उसके आने के चांसेस भी एक ही बार है ना। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम में 1 आएगा और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हैं क्योंकि उसके पास 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। क्लियर। तो आपको सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो एक ही बार है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 6 क्योंकि वहाँ पर 1 से लेके 6 तक के नंबर है। नाउ प्रोबेबिलिटी P लिखेंगे और इवेंट का नाम लिखेंगे रोलिंग ऑफ 4, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए वो यहाँ ब्रैकेट में आप उसे ज़रूर मैंशन करेंगे। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइड करके लिख दो, डेसिमल में भी निकालो और परसेंटेज में भी दोनों में ही हमेशा आंसर निकाल के आना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपको दे रखा है। कह रहा है अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर बी। कह रहा है इसमें से आपने एक लेटर चूज किया रैंडमली, बताओ कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, आपको लेटर बी की बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, तो देख लो इसमें बी कितनी बार लिखा है, तो इसमें बी 2 बार लिखा हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम 2 है, क्योंकि 2 बार बी लिखा है तो उसके 2 बार लिखा है तो कोई सा भी एक आने के चांसेस है ना। अब टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो टोटल आउटकम आपके पास कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 11 लिख देना है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसे आप डेसिमल और परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट लिख के प्रॉपर आना है आपको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख के आने हैं 11, देन पिकिंग द लेटर बी, आपने यहाँ पर 2/11 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई और आपने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर। ये जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है तो उन्होंने राउंड ऑफ करके उसको लिख दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7.2.3 टॉपिक क्या है, एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा यूजिंग प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। द वे ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा इज यूज extensively in the world of business for marketing, forecasting, sales, insurance and in science and social science research। कह रहे हैं कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो लेते हैं हम, एविडेंस वगैरह इनकी हेल्प से जो कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपरली यूज़ किए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग, फॉरकास्टिंग, सेल्स वगैरह में, इंश्योरेंस वगैरह में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उस टाइम पे यूज़ की जाती हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया है। कह रहे सपोज यू हैव एनोनिमसली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेट फ्रूट ऑफ 50 स्टूडेंट इन योर क्लास। मान लो आपने क्या किया, रैंडमली 50 स्टूडेंट्स का फेवरेट फ्रूट पूछा एक क्लास में। लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट आर, तो क्या रिजल्ट आपको मिला, 20 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है, 15 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, 10 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है एंड 5 स्टूडेंट्स को ग्रेप्स पसंद है। लेट अस प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। सपोज वी रैंडमली पिक 1 स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास एंड ट्राई टू गेस देयर फेवरेट फ्रूट। अब हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, अब हमने रैंडमली एक बच्चे को क्लास में से लिया और हमने उसका क्या किया, फेवरेट फ्रूट पूछा, गेस किया। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। तो उसका फेवरेट फ्रूट मैंगो आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो हमें नहीं पता वो बच्चा उन 50 स्टूडेंट्स में से कौन है, कोई भी एक है, लेकिन मैंगो 20 लोगों को पसंद है, 20 बच्चों को पसंद है, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर 20 है क्योंकि 20 बच्चे में से क्या पता वो एक वही बच्चा हो जिसे मैंगो पसंद हो, है ना। और टोटल मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे, तो 0 से 0 काट दिया, 2/5 मतलब 0.4 मेरी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन कलेक्टेड डेटा, तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहाँ डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो एज अ फेवरेट फ्रूट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैंगो, कितने बच्चे जिन्हें मैंगो पसंद है 20, कितने टोटल स्टूडेंट है 50, आंसर 0.4 आ जाएगा। क्लियर। आपने रैंडमली एक स्टूडेंट चूज़ किया था, अगर आप रैंडमली एक स्टूडेंट चूज़ करते हो और आप ये सोचते कि उसका फेवरेट फ्रूट मैंगो की जगह ग्रेप्स है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेप्स पसंद है और टोटल 50 स्टूडेंट है, तो 1/10 मतलब 0.1 आपकी वो प्रोबेबिलिटी हो जाती। क्लियर। नाउ assume that you want to buy fruits for the entire school depending on the students favorite fruit। अब मान लो कि आपको फ्रूट्स खरीदने हैं पूरे स्कूल के लिए, जो स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट है उस पे ही बेस्ड आप फ्रूट्स खरीद के लाओगे, खाली मैंगो नहीं, सारी चीज़ें लेके आओगे। यू वुड नीड टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड यू नीड टू परचेज फॉर द एंटायर स्कूल से 1500 स्टूडेंट। तो 1500 स्टूडेंट के लिए आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, है ना। अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया था वो 50 स्टूडेंट्स का था, तो आपको पता चल गया था कि कुछ को एप्पल, कुछ को मैंगो, कुछ को बनाना और कुछ को ग्रेप्स पसंद है।
नाउ इट इज़ यूजुअली इम्प्रैक्टिकल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल स्टूडेंट और द एंटायर पॉपुलेशन। तो अब आप 1500 बच्चों का डेटा तो कलेक्ट नहीं करोगे कि किस किस को कौन सा फ्रूट पसंद है और उसके बाद मार्केट से जाके खरीदोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इन रियल वर्ल्ड इज यूज बेस्ड ऑन द एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल। The population, that is total number of students in the school, is 1500 and we collected evidence from a sample of 50 students from one class. An estimate of the probability that mango is the favorite fruit which was calculated to be 0.4. तो आपने 1500 बच्चा का डेटा कलेक्ट किया चाहिए आपको, पर आपने सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया। इसकी हेल्प से ही आप 1500 स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हो, क्योंकि आपने देखा कि जो फेवरेट फ्रूट है उसमें मैंगो वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 40% हो गई एक तरीके से। तो 1500 में से भी आपने क्या किया, 40% निकाल लिया 1500 का, जो कि 600 आएगा। 1500 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 करके, तो इसका मतलब 600 बच्चों को तो मैंगो ही पसंद होगा। सिमिलरली मैंने अदर फ्रूट्स का निकाल लिया, एप्पल का मैंने 0.1 निकाला था, मतलब 10%, तो 150 स्टूडेंट्स को जो है वो एप्पल पसंद हो जाएगा। ऐसे मैं बनाना और ग्रेप्स का निकाल सकती हूँ। तो इससे हमने क्या किया, एक छोटे से उससे 50 स्टूडेंट से 1500 स्टूडेंट तक का हमने क्या किया, डेटा यहाँ पर निकाल लिया। और अगर हमारे को अब और भी स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए हो तो हम उसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग इन स्टैटिस्टिक। क्लियर हो गया। क्योंकि हम बड़े डेटास को ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करते हैं, छोटे डेटा की हेल्प से वो बड़े डेटा की इंफॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, समराइजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ट्रायल्स नॉट ऑन अजम्पशन। थियोरेटिकल डेटा रिलाइज ऑन द अजम्पशन ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम एंड डज नॉट यूज एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर हम दोनों चीज़ को समराइज करें कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, उसमें कोई भी थियोरेटिकल नॉलेज या कोई अजम्पशंस वगैरह नहीं है। लेकिन जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो इसकी उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। वो अजम्पशंस पे बेस्ड है कि जो आउटकम्स के चांसेस है वो इक्वली लाइकली है और उसमें कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं होता है। इवन इन परफेक्टली फेयर सिचुएशन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन डिफर फ्रॉम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज स्मॉल। तो चाहे आप सिचुएशन फेयर लो, मतलब एकदम सही सिचुएशन है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी वगैरह हो सकती है या नहीं हो सकती, उसमें भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी दोनों ही डिफरेंट है। As the number of trials increases, the experimental probability tends to get closer to the theoretical probability. बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जाओगे, जैसे अभी आपने देखा ये जो छोटे वाला था 50 वाला, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि आपने ये परफॉर्म की थी, ये एक्चुअल डेटा पे है। लेकिन जो 1500 वाला है वो आपने परफॉर्म नहीं किया, आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से निकाला, तो ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे जैसे ट्रायल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो जो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होती जाएगी। क्लियर। और इसी को हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहते हैं। क्लियर हो गया आपका। चलिए, उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो 6th एग्जाम्पल है, इसको और कर लेते हैं, देन हमारी एक्सरसाइज आ जाएगी। यहाँ पर ये जितने भी बॉक्सेस में आपको दे रखी इन्फॉर्मेशन, इनको आप ज़रूर रीड कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट अस से यू आर प्लेइंग स्नेक एंड लैडर एंड यू आर रोलिंग अ फेयर 6-sided डाइस टू मूव। मान लो आप स्नेक एंड लैडर वाला गेम खेल लो, सब बच्चों ने खेला ही होगा और अब भी कुछ बच्चे खेलते ही होंगे, सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं। तो उसमें आपने डाइस को रोल किया, उसमें 6 नंबर्स लिखे हैं। ठीक है। यू हैव जस्ट रोल द डाइस 3 टाइम्स इन अ रो एंड ईच टाइम गॉट अ 6। आपने 3 बार डाइस को रोल किया और तीनों बार ये आपका 6 आ गया। वेरी लकी, है ना। नाउ यू थिंक आई हैव ऑलरेडी रोल 3 6, देर इज़ नो वे आई विल गेट अ 6 अगेन ऑन द नेक्स्ट रोल। तो आपको पता है कि 3 बार 6 आ चुका है, अगर नेक्स्ट टाइम भी 6 आता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा होता है ना गेम में। तो अब आपने 3 बार रोल कर रहा तो 6 आया, तो आप मतलब सोच रहे हो कि मैं नेक्स्ट टाइम जब रोल करूँगा तो पक्का 6 नहीं आएगा। दिस थिंकिंग इज़ अ गैम्बलर्स फैलेसी बिकॉज ईच रोल ऑफ द डाइस इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसी थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, गैम्बलर फैलेसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप हर बार रोल कर रहे हो डाइस को, तो एक इंडिपेंडेंट इवेंट आ रहा है, आपको नहीं पता कि अब भी 6 आएगा या अब भी 6 आएगा, कोई पहले से वो गेम फिक्स नहीं है ना।
तो ये तो चांस वाली बात है कि 3 बार 6 आ गया, 4th टाइम भी किसी किसी का 6 आ ही जाता है, किसी किसी का नहीं आता है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 इज ऑलवेज 1/6, बट उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1/6 ही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि डाइस पे तो वो 6 एक ही बार लिखा है ना। जब आप एक बार डाइस को रोल करो तो एक ही बार चांस है ना 6 आने के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम 6 ही रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 16.67% रहेगी। क्लियर? की आइडिया क्या दे रखा है? इन स्नेक एंड लैडर एज इन मैनी गेम ऑफ चांसेस ईच रोल ऑफ डाइस इज इंडिपेंडेंट। द गैम्बलर्स fallacy trick people into believing there is a pattern where when in fact such randomness has no memory। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको स्नेक एंड लैडर में बता रखा है कि जैसे भी आप डाइस को रोल करते हो तो हर बार क्या होता है, आपके पास जो भी नंबर आ रहा है वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसमें आपने कोई भी पहले से फिक्स नहीं कर रखा, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपके पास फेयर है। ठीक है। अब फेयर और अनबेस्ड का मतलब भी यही होता है कि मतलब आपने रैंडमली जो भी चीज़ आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में कहीं पर भी कोई पार्शियलिटी नहीं है। अगर देखो आप हेड और टेल एक कॉइन है, अगर आप हेड वाली साइड पे एक पेपर पेस्ट करके उस पर भी टेल लिख दो तो अब दोनों साइड टेल हो गया, तो वो जो कॉइन है ना वो फेयर कॉइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें चांसेस ही नहीं है हेड आने के, आपने हेड को तो कवर कर दिया, तो अब आप कैसे भी उसको देख लो, दोनों साइड पे टेल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही टॉपिक है जो आपको यहाँ बता रखा है। नाउ 7.2 एक्सरसाइज है आपके पास, छोटी एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन जो भी आज हमने थ्योरी के टॉपिक्स समझे हैं उन्हीं पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, तो आप ये टॉपिक्स अच्छे से कीजिएगा ताकि हम एक्सरसाइज और अच्छे से कर सकें। थैंक यू।